साथियों को नमस्कार। अजय जोशी, कायाकल्प योग प्रगति चिकित्सा इंदौर, होलिस्टिक हेल्थ नई दिल्ली, पूरी टीम की तरफ से आपका स्वागत है। आज डॉक्टर मयंक पोरवाल फेसबुक लाइव पे हम लोग आज एक ऐसा विषय लेके आए जो बहुत ही कॉमन विषय है, उसके ऊपर हम बात करेंगे और हमारे साथ बात करने के लिए एक्सपर्ट भी मौजूद रहेंगे। तो सबसे पहले तो ये हमको समझना है कि सबसे बड़ा रोग क्या है। तो ऐसे तो यदि सबसे बड़ा रोग कहें तो सबसे बड़ा रोग तो यही है, क्या कहेंगे लोग। पर यदि हम शरीर की दृष्टि से बात करें तो कब्ज जो पेट का जो हिस्सा है ना, तो आज हम उसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो यदि हम आयुर्वेद की बात करें, आयुर्वेद में यदि हम 4 मूल तत्व की बात करें तो दोष, धातु, मल और अग्नि, है ना। आयुर्वेद में यही बुनियादी बातें हैं, मूल सिद्धांत, इसमें हम काम करते हैं। दोष क्या है? तो दोष में हम यदि बात करें तो हम त्रिदोष की बात करते हैं आयुर्वेद के अनुसार, वात पित्त कफ, है ना, जो एक साथ अपचय और उपचय, चयापचय के विनिमय को नियंत्रित करता है। मतलब पूरी बॉडी को कंट्रोल, संचालित, बैलेंस बना के रखता है। इन तीनों दोषों का जो मुख्य वो है कार्य, शरीर के पचे हुए खाद्य पदार्थ को शरीर में अवशोषित करना और अपशिष्ट पदार्थ को बाहर ले जाना। और इनमें जब दोष आता है तो कई प्रकार की खराबी आ जाती है, इसको हम बोलते हैं कब्जियत जनित रोग। तो इसमें अब अगली चीज आती है धातु। धातु ये रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा तथा शुक्र, हम बात करें तो प्लाज्मा कहें, रक्त कहें, वसा कहें, उतक कहें, अस्थि कहें, वे प्रतिनिधित्व करते हैं। धातुएं शरीर को केवल बुनियादी पोषण प्रदान करता है और ये मस्तिष्क के विकास को संरक्षण करता है। और मस्तिष्क मतलब आज्ञा चक्र। इसके बाद आता है मल। तो मल है तो बल है, तो मल का होना भी आवश्यक है, मल की सफाई भी आवश्यक है। तो मल का अर्थ क्या है? तो यदि मल का यदि हम समझें तो अपशिष्ट पदार्थ, है ना, जो गंदगी या इसको बोलते हैं टॉक्सिक एलिमेंट, उनका बाहर निकलना। तो मल केवल पैनस के माध्यम से नहीं निकलता, मल द्वार से ही निकलता है, पसीने के रूप में, कफ के रूप में, तो है ना, इनका हमको ध्यान रखना है। और इसका जो मुख्य प्रकार है वो है मल, मूत्र और पसीना, है ना। तो मल मुख्य रूप से शरीर के अपशिष्ट उत्पाद है ना, इसलिए इसका उत्सर्जन भी आवश्यक है। और यदि मल यदि सफाई हो रही है तो बहुत कुछ चीजें फायदा हमारा हो सकती है। तो आज हम ये जानेंगे कब्ज का अर्थ क्या है, कब्ज होता क्यों है ना, और कब्ज के क्या क्या कारण है। तो हमारे साथ इन सब चीजों पे बात करने के लिए मातृशक्ति, दिव्य शक्ति, जिनको हम अन्नपूर्णा बोल सकते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। आचार्य साधना विजय जी, तो मैं उनका स्वागत करता हूं। और आज के विषय को शुरू करने के लिए, है ना, तो सबसे पहले तो दीदी कि कब्ज है क्या, कब्ज का अर्थ क्या है। लोगों को कब्ज का अर्थ ही नहीं मालूम है। फिर कब्ज होता कैसे है और कब्ज के क्या क्या कारण है ना। तो यहाँ आपसे शुरुआत करता हूँ, स्वागत है आपका जी। नमस्कार अजय जी, आपने बहुत अच्छे से बताया कि किस तरह हमारे शरीर में मल पसीने के रूप में, मल आप सोचिए सांसों में, लंग्स में CO2 के रूप में बाहर निकलता है, और मूत्र और मल, मूत्र और पसीना, ये 3 मेन चीज हैं। और साथ में लंग्स से CO2 के रूप में भी, मतलब मल का अर्थ है कि शरीर के अपशिष्ट पदार्थ, तो उनका बाहर निकलना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक जो पदार्थ हमारे शरीर के लिए उपयोगी नहीं है वो बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक उपयोगी पदार्थ कैसे शरीर के अंदर समा सकेंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी, उसमें मेरे को संत कबीर दास जी के एक बात याद आ रही है कि संत कबीर जी के अनुसार प्रेम शब्द के 2.5 अक्षर में संसार का ज्ञान छिपा है। गांधी जी के अनुसार सत्य शब्द के 2.5 अक्षर में मानवता का मूल रहस्य छिपा है। तो इसी तरह हम कह सकते हैं कि
कब्ज के 2.5 अक्षर, कब्ज में भी 2.5 अक्षर हैं, उसमें सारे रोगों के मूल बीज छुपे हैं। देखने में तो कब्ज या सुनने में कब्ज एक छोटी सी फिजिकल बीमारी है, जो कि भाई आज हमारा पेट साफ नहीं हुआ, आपने बहुत छोटे से रूप में कह दिया। लेकिन यही कब्ज, यही पेट साफ ना होना अगर आपका महीनों महीनों चलता रहता है, काफी दिनों तक चलता रहता है, तो ये आगे जाके बड़ी बीमारियों का रूप ले लेता है। एक स्वस्थ व्यक्ति का जो मल है वो आप ये सोचिए कि बंधा हुआ, रस्सी की तरह लचीला और लंबा, दुर्गंध रहित, हल्के भूरे रंग का और बिना जोड़ लगाए, बिना चिपके निकलने वाला होता है। यही एक आदर्श मल निष्कासन की क्रिया है। आप जो कॉन्स्टिपेशन है वो आज के इस युग में आप ये सोचिए, ये सभ्य समाज का एक ऐसा रोग बन गया है जो सर्वव्यापक हो गया है। आजकल हर किसी को आप देखिए वो ये कहता है कि आज मेरा पेट साफ नहीं हुआ, मेरे को कॉन्स्टिपेशन रहता है, क्योंकि लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है, चीजें ऐसी हो गई है कि आप धीरे धीरे इन सब चीजों के कॉन्स्टिपेशन के अधीन होते जा रहे हैं। तो अगर मैं कहूं कि कब्ज का अर्थ क्या है, कैसे आप समझें कि ये कब्ज है? समय पे मल त्याग ना होना, मल त्याग कम होना, मल में गांठे गांठे निकलना, लगातार पेट साफ ना होना, और भोजन पचने के बाद जो उत्पन्न मल है वो अगर पूर्ण रूप से साफ नहीं होता है तो आप शौच जाने के बाद भी आपको पेट में हल्कापन नहीं लगता है और आपको एक पेट साफ होने की अनुभूति नहीं होती है, आपको एक अच्छी सी फीलिंग नहीं आती है। तो ये भी एक कॉन्स्टिपेशन का ही रूप है। ये मतलब ये सोचिए कॉन्स्टिपेशन का ही इसको हम अर्थ कहें, रूप कहें, जो भी कुछ कहें, इस तरह से हम पहचान सकते हैं कि हमें कॉन्स्टिपेशन है। क्योंकि हमारे पास कई ऐसे पेशेंट आते हैं जो ये कहते हैं नहीं रोज हमारे पेट साफ होता है, लेकिन वो ये नहीं समझ रहे कि पेट थोड़ा साफ होना, मल कम निकलना, ये भी कॉन्स्टिपेशन का ही एक रूप है, और समय पे मल नहीं होना ये भी कॉन्स्टिपेशन का ही एक रूप है। अब ये कॉन्स्टिपेशन होता क्यों है? तो आजकल का जो लाइफस्टाइल है, आप भिन्न भिन्न समय पे भिन्न भिन्न प्रकार के भोजन जब आप खाते हैं तो आपका मल भी अलग अलग समय पे तैयार होता है, और वो जो मल है वो एक बार आपके शौच जाने से पूरा निकल नहीं पाता है। तो क्या होता है, आपकी आंतों में वो चिपका रह जाता है, आपकी आंतों में रह जाता है। तो इस तरह क्या होता है कि सारा टाइम आपके पेट में मल पड़ा हुआ है। अब ये जो मल आपके पेट में सारा टाइम पड़ा हुआ है, ये लार्ज इंटेस्टाइन की आंतों की गर्मी से और उनकी नमी से ये वहीं पे सड़ता है। सड़ने के कारण आपको वायु होती, गंदी वायु आपके बॉडी में उत्पन्न होती है और आपको हमेशा पेट भरा भरा लगता है। जो एकत्रित मल होता है वो आंतें क्या करती है, लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है, रस को अवशोषित करती है। अब वो जो एकत्रित मल है उसके गंदे रस को भी अवशोषित कर लेती है, और वो अवशोषित करने के बाद क्या होता है कि वो खून में मिल जाता है। जब वो खून में मिल जाता है तो आपका रक्त दूषित हो जाता है। जब आपका रक्त दूषित हो जाता है तो आपको इन्फेक्शन की प्रॉब्लम, आपको डिफरेंट जो बैक्टीरिया की प्रॉब्लम, क्योंकि दूषित रक्त से बैक्टीरिया, वायरसेस, ये सब चीजें जल्दी जल्दी होंगी और आपकी इम्यूनिटी धीरे धीरे कमजोर होती जाएगी। तो देखिए एक बहुत छोटा सा रूप है कि पेट साफ नहीं हुआ, लेकिन इससे आपका इम्यूनिटी वीक हो रही है, और इम्यूनिटी वीक होना आज कोरोना काल में सबको पता है कि इम्यूनिटी वीक होगी तो कितनी बीमारियां आपको लगेगी आपको पता ही नहीं चलेगा। ये जो गंदी वायु उत्पन्न होती है, जैसे आप रास्ते में जा रहे हैं, कहीं आपको मल पड़ा हुआ दिखता है, उसके पास से आपको अगर गुजरना है तो आपका सांस लेना भी दूभर हो जाता है। आप ठीक से सांस नहीं ले पाते हैं, आप नाक बंद करके वहां पास से निकल जाते हैं क्योंकि आपको बहुत खराब लगता है, गंदी वायु आ रही है।
ऐसे ही ये जो हमारे पेट में मल पड़ा हुआ है वो वहां पे सड़ रहा है और गंदी वायु पैदा कर रहा है, तो उससे क्या होता है, फिजिकल हमें फिजिकली हमें अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन मेंटली भी हमारा मन खराब हो जाता है। हम प्रफुल्लित नहीं रहते हैं, हम में जोश नहीं रहता है, आलस्य का भाव रहता है हमारे मन में, और अंदर ही अंदर हमको ऐसा लगता है कि कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, बुखार बुखार सा लग रहा है, अरुचि होने लगती है, सिर दर्द होने लगता है, न जाने कितनी चीजें आपको होने लगती है। मतलब ये अनगिनत चीजें हैं, और आगे जाके जब ये चीजें कंटिन्यू करती है तो आगे जाके आपको बवासीर, आपको कोलाइटिस, और आप ये सोचिए साइटिका रोग भी आपका कॉन्स्टिपेशन से हो सकता है। बहुत साइटिका रोग के बहुत से कारण है, लेकिन कॉन्स्टिपेशन भी एक कारण है जिससे आपको साइटिका रोग हो सकता है। तो इस तरह आपने जाना कि कब्ज से कौन कौन से रोग पैदा हो सकते हैं। ये तो बहुत थोड़े से रोग हैं, लेकिन बड़े और शुरुआती रोग हैं। अगर ये चीजें कंटिन्यू करती हैं तो आगे जाके आपको बड़े बड़े रोग भी हो सकते हैं, सिर्फ एक कब्ज के कारण। क्योंकि गंदगी ऐसी चीज है जो आपके अंदर बहुत सारी चीजें, बहुत सारे जीवाणु, बहुत सारे गंदे बैक्टीरिया ये पैदा कर देती है। और जब ये सब चीजें पैदा होती है तो वो बैक्टीरिया कहाँ कहाँ जाके, कहीं कभी आपके लार्ज इंटेस्टाइन में, कभी स्मॉल इंटेस्टाइन में, कभी ब्रेन में, पता नहीं कहाँ कहाँ जाके ये आप क्या क्या प्रॉब्लम्स इकट्ठा कर देते हैं। ये तो हुई रोग का कारण। अब मैं कहूं कि कब्ज के क्या क्या कारण होते हैं, तो सबसे पहला कारण तो खान पान की गड़बड़ी। आप पार्टियों में जाते हैं, आजकल पार्टियां होती है, रात बिरात पार्टियां होती है, खाना बहुत टेस्टी बना है, खाना बहुत अच्छा बना है, और आप जितना आपके पेट के भूख है उससे आप ज्यादा खा जाते हैं। साथ में आप लोगों के साथ होते हैं, तो किसी ने कोल्ड ड्रिंक पी, तो खाना खाने के बाद आपने कोल्ड ड्रिंक पी ली। आपको ये नहीं पता कि आपने अपने पेट के साथ कितना बड़ा अन्याय किया है ये। क्योंकि जब आपने खाना खाया है तो उसको पचाने के लिए आपकी बॉडी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड पैदा हुई, और आपने कोल्ड ड्रिंक पी ली तो वो ठंडी हो गई, वो डाइल्यूट हो गई, तो अब आपका खाना पचेगा नहीं। खाना पचेगा नहीं तो नेचुरली कॉन्स्टिपेशन होगा, क्योंकि बाहर तो जो खाना पचने के बाद जो मल बनता है वही निकलता है, तो जब वो बना ही नहीं तो आपको कॉन्स्टिपेशन होगा। अब अंदर जो खाना है वो धीरे धीरे सड़ रहा है, और आपके अंदर अरुचि, बहुत सारी प्रॉब्लम्स इकट्ठा कर रहा है। खाना कॉन्स्टिपेशन का एक बहुत बड़ा कारण है आजकल फास्ट फूड खाना। बच्चे आजकल फास्ट फूड खाते हैं, आजकल हर छोटे बच्चे से पूछिए तो उसे कॉन्स्टिपेशन है, क्योंकि फास्ट फूड में मैदा ज्यादा होता है, पिज्जा बर्गर ये सब मैदा की चीजें हैं। तो जिस तरह हम अपने सेशन में बताते हैं कि आप जिंक खाइए, जंक फूड मत खाइए। मतलब आपको जिंक खाना है जो आपके शरीर के लिए अच्छा है, ये सब जंक फूड है। जंक फूड में आपका मैदा आ जाता है, चीनी आ जाती है, आपका सफेद नमक आ जाता है। ये सब चीजें आप जितना खाएंगे तो आप धीरे धीरे कॉन्स्टिपेशन की ओर अग्रसर होते जाएंगे। मैं छोटे शब्दों में एक लाइन में ये कहना चाहूंगी कि खाना अपनी इच्छा के अनुसार, मतलब आपको भूख लगी है तभी आप खाना खाइए, जबरदस्ती मत खाइए। और पहनना दूसरों की इच्छा के अनुसार। अगर आप ये करते हैं तो आपका पेट जो है वो एकदम स्वस्थ रहता है और बहुत अच्छे से कार्य करता है। उसका जो पाचन क्रिया है वो बहुत अच्छे से पाचन क्रिया होती है। पाचन क्रिया अगर अच्छे से होगी तो मल बनेगा, और वो मल लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा आपके शरीर से बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह आपने देखा कि सबसे पहली जो गड़बड़ी है वो खान पान की गड़बड़ी है। दूसरा है शौच रोकने की आदत। कई बार क्या होता है, आजकल माताओं को सुबह सुबह बहुत काम होता है। कई बार क्या, आजकल का लाइफस्टाइल ही ऐसा है कि आप सुबह देर से उठते हैं और आपके पास काम की अधिकता होती है। बच्चों का टिफिन बनाना है, हस्बैंड का टिफिन बनाना है,
ऐसे में अगर आपको शौच जाने की इच्छा भी हुई तो आप सोचते हैं कि ये काम कर लूं उसके बाद जाती हूँ, और आप अपने जो शौच जाने की हाजत है उसको आप रोक लेते हैं। ऐसे में क्या होता है कि आपको बाद में अगर आप जाते हैं तो आपको मल त्याग आपका नहीं होता है और आप धीरे धीरे कॉन्स्टिपेशन के शिकार हो जाते हैं। जब इस तरह से आप शौच को रोकते हैं तो आपके पेट में वायु भरने लगती है, पेट आपका कड़ा कड़ा होने लगता है, फूला फूला रहने लगता है, भारी भारी रहने लगता है। तो आपको जब भी शौच की हाजत लगे तब भी आपको जाना है, आपको उसको रोकना नहीं है। ये एक बहुत गंदी मतलब आप ये सोचिए आज के इस युग की बहुत गंदी आदत है। बच्चे भी ऐसा करते हैं, खेल रहे हैं, खेलते खेलते उन्हें ध्यान ही नहीं रहा है कि उन्हें जाना है, वो बस अब खेलने के पूरा खेल करने के बाद जाएंगे। तो ये बच्चों को बचपन से सिखाएं कि जब भी आपको शौच की हाजत लगे तभी आपको जाना है। शारीरिक श्रम का अभाव, आज के इस युग में काम बहुत है लेकिन शारीरिक श्रम नहीं है। आप कपड़े धो रहे हैं, मशीन से धो रहे हैं, आप खाना बना रहे हैं, खड़े खड़े खाना बना रहे हैं, आप जो भी काम कर रहे हैं, झाड़ू पोछा भी कर रहे हैं। आजकल तो झाड़ू पोछा के लिए भी खड़े खड़े पोछा लगाने का वो आ गया। तो आप ये सब काम बिना किसी जोर लगाए कर रहे हैं, तो आपका शारीरिक श्रम तो हो ही नहीं रहा है। और एक्सरसाइज करना या योगा करना या प्राणायाम करना, इसके आपके पास टाइम ही नहीं है क्योंकि आप देर से उठते हैं। टाइम आपको सुबह ही मिलता है, सुबह आधा घंटा अगर आप अपने को देते हैं तो आप बहुत अच्छे से अपनी दिनचर्या को कर सकते हैं, आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, आप अपने शरीर को एनर्जी दे सकते हैं। इस प्रिटेक्स्ट में मैं ये भी कहना चाहूंगी कि ईश्वर की तरफ से बनाए गए सिरकाडियम क्लॉक है। सिरकाडियम क्लॉक का मतलब होता है कि हर ऑर्गन का ईश्वर ने 2-2 घंटे का टाइम दिया है, जिस उन 2 घंटे में उस ऑर्गन में सबसे ज्यादा एनर्जी होती है। तो जब आप उस एनर्जी टाइम में, जिस ऑर्गन का जो एनर्जी का टाइम है उस टाइम में उस हिसाब से काम करते हैं तो आप अपना बेस्ट दे सकते हैं। तो जैसे लार्ज इंटेस्टाइन का टाइम है वो सुबह 5 से 7 का टाइम है। तो अगर 7 बजे तक आप अपना पेट हल्का कर लेते हैं, पेट साफ कर लेते हैं, तो लार्ज इंटेस्टाइन में इतनी ताकत होती है कि वो जमा हुआ मल भी बाहर निकाल दे। उस समय उसमें मैक्सिमम एनर्जी होती है। तो कोने कोने में भी जो मल थोड़ा बहुत इकट्ठा हो गया है वो उसको निकालने के लिए सक्षम होती है। अब जिस तरह फिजिकल एक्टिविटीज की कमी होती है उसी तरह विश्राम की कमी, अगर आप प्रॉपर विश्राम नहीं कर रहे हैं तब भी आपको आप धीरे धीरे कॉन्स्टिपेशन का शिकार होते जाएंगे। क्योंकि अधिक भाग दौड़ से क्या होता है, जो आपके भीतरी अंग होते हैं उनमें एनर्जी धीरे धीरे कम होती जाती है, और जब एनर्जी कम हो जाती है तो वो ठीक ढंग से काम नहीं कर पाते हैं। आप अगर विश्राम सही ढंग से करते हैं तो आपकी जठराग्नि तेज होती है, आपका आलस्य दूर होता है और सारी धातुएं बैलेंस मात्रा में बनती हैं। तो जिस तरह शारीरिक श्रम जरूरी है उसी तरह विश्राम भी बहुत जरूरी है। आपको सही मात्रा में विश्राम, नींद लेना, विश्राम का मतलब है नींद लेना, नींद लेना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। आगे जो एक कारण है आज की दिनचर्या में, मानसिक तनाव। आजकल लोगों को इतना तनाव है, अंदर आपके ऐसे अशुभ अशुभ विचार आते हैं। जैसे कोरोना काल में ही आप देखिए, लोगों को इतनी टेंशन होती है कि कोरोना हो जाएगा तो क्या होगा, ऐसे हो जाएगा, हम कर लेंगे तो क्या होगा। तो जब आप इन सब चीजों को दिन रात सोचते रहते हैं, 24 घंटे सोचते रहते हैं, तो आपको मानसिक तनाव हो जाता है। मानसिक तनाव से क्या होता है, आपका ब्रेन जो है वो जो आपके ऑर्गन्स हैं उनको प्रॉपर मैसेज नहीं दे पाता है कि अब आपको ये काम करना है, अब आपको ये काम करना है। दूसरा, निराशा, डिप्रेशन में दी जाने वाली जो दवाइयां होती हैं वो भी कब्ज का कारण बनती हैं। इस तरह से हमें ध्यान रखना चाहिए, आपको डॉक्टर से पूछना चाहिए कि ये सब दवाइयां अगर हम ज्यादा दिनों तक सेवन करें तो क्या ये हमारे कब्ज का कारण बनेगी। क्योंकि कब्ज अगर हो जाएगा
तो आपका मानसिक डिप्रेशन तो ठीक हो गया, लेकिन आगे जाके आपको और बीमारियां हो जाएंगी। अब जब आप दवा वो लेते हैं, कब्ज अगर आपको हो जाती है तो आप दवाइयां लेते हैं, एलोपैथी दवाइयां लेते हैं। आजकल बहुत सारी दवाइयां चल गई हैं जिससे आप कब्ज को दूर कर सकते हैं, पेट सफा, पता नहीं कितनी कितनी दवाइयां हैं जो कब्ज के वो करने के लिए, दूर करने के लिए आती हैं। लेकिन जब ये चूर्ण और औषधियां आप बार बार लेती हैं तो आपका जो आंतें हैं वो स्वाभाविक कार्य करना बंद कर देती हैं और आंतों में ढीलापन आ जाता है। जब वो अपना कार्य नहीं करेंगी तो उनमें ढीलापन आ जाएगा, उनमें खुश्की आ जाएगी। और ऐसे में क्या होगा, कई बार ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि पहले तो हमें कब्ज की दवाई लेते थे या चूर्ण लेते थे तो पेट साफ हो जाता था। आजकल कब्ज की दवाई और चूर्ण लेने के बाद भी पेट साफ नहीं होता है। और ये दस्तावर जो औषधियां होती हैं ये गर्म होती हैं, उत्तेजना पैदा करती हैं, एंजाइटी पैदा करती हैं, और इनके सेवन से आपको धीरे धीरे बवासीर का रोग भी हो सकता है। तो आपको इनके सेवन से बचना चाहिए, जितना कम से कम हो सके इनका सेवन करना चाहिए। कई बार क्या होता है, लोग पानी नहीं पीते हैं। पानी पीना भी कम पीना भी कब्ज का एक बहुत बड़ा कारण होता है, क्योंकि जब आप पानी नहीं पीते हैं तो जो सुबह सुबह जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है वो ठीक से कब्ज को बाहर निकाल नहीं पाती है। तो पानी पीने का जो सही समय है, प्यास लगने पे तो पीना ही पीना है, साथ में सुबह उठते ही आपको पानी पीना है, खाना खाने के 1 घंटे पहले और खाना खाने के 1 घंटे बाद आपको पानी पीना है। इस तरह से अगर आप पानी पीते हैं तो आपका जो कॉन्स्टिपेशन है उसमें आपको आराम मिलता है। और मादक द्रव्यों का सेवन जैसे आप तंबाकू, बीड़ी, चाय, अफीम, ये सब चीजें अगर आप लेते हैं तो आपके शरीर की जो नर्व्स होती हैं वो शिथिल हो जाती हैं, और जब वो शिथिल हो जाती हैं तो वो ठीक से काम नहीं कर पाती हैं, तो आपका जो भोजन है वो ठीक तरह से पच नहीं पाता है, वो ठीक तरह से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। जब वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है तो नेचुरली वो बिना पके सड़ने लगता है और आपको इंडाइजेशन के साथ साथ कॉन्स्टिपेशन की बीमारी भी होती है। कुछ एलोपैथी दवाइयां होती हैं जिनका भी आफ्टर इफेक्ट होता है कॉन्स्टिपेशन का, जैसे उच्च रक्तचाप, हृदय रोगों के, ये सब दवाइयां अगर आप लंबे समय तक अगर आप लेते हैं तो इससे भी आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है। तो आपको इन दवाइयों का सेवन भी कम से कम करना चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगी कि इन दवाइयों का सेवन नहीं करना है, आप करिए, लेकिन जितना कम से कम आप कर सकें और आपने कॉन्स्टिपेशन के लिए साथ के साथ आप कार्य करते रहें। तो इस तरह आपने देखा कि कॉन्स्टिपेशन जो है इसके बहुत सारे कारण होते हैं। तो आपको आजकल की दिनचर्या, आपका लाइफस्टाइल, हड़बड़ी में खाना खाना, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि जब आप हड़बड़ी में खाना खाते हैं, आप जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, आप चिंता में खाना खाते हैं, तो आपका सलाइवा आपके खाने के साथ मिक्स नहीं हो पाता है, और जब सलाइवा मिक्स नहीं हो पाता है तो उसका पाचन जो होता है सारा पेट को करना पड़ता है। और मैं आपको बता दूं कि सलाइवा ही आपका 50% पाचन का कार्य कर देता है अगर वो आपके खाने के साथ मिक्स हो जाता है। तो आपके पेट को ज्यादा काम करना पड़ता है उसको पचाने के लिए, और धीरे धीरे पेट के जो नर्व्स होती हैं वो शिथिल पड़ जाती हैं और फिर आप कॉन्स्टिपेशन का शिकार हो जाते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि हमारा लाइफस्टाइल जो है, हमारी दिनचर्या जो है, अगर उनको हम ठीक कर लें, अपनी छोटी छोटी आदतों को हम ठीक कर ले, खाना आप हम टाइम से खाएं, हम पौष्टिक खाना खाएं, हम प्रोटीन युक्त खाना खाएं, इस तरह से हम ये चीजें अगर ठीक कर लें तो हमें कॉन्स्टिपेशन में बहुत आराम आएगा। कॉन्स्टिपेशन में कलर थेरेपी, एक्यूप्रेशर और मुद्रा थेरेपी, इन सब चीजों से कैसे आराम आएगा ये मैं आगे अनीता जी और अजय जी से कहती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि वो बताएं।
आगे वो इसके बारे में बताएं। तो जी अजय जी। साधना जी, बहुत सुंदर। आपने जो एक कब्ज को विस्तृत रूप से बताया है ना। कब्ज मतलब ये मानसिक किसी भी चीज का इकट्ठा होकर रुक जाना। जैसे बहता पानी जो होता है ना, शुद्ध होता है, यदि पानी रुक गया तो सड़ जाएगा। तो ये कब्ज केवल मल नहीं होता है। मल मतलब विचारों की भी कब्जियत होती है। कई बार हमने इतना नॉलेज ले लिया, इतना नॉलेज लेके नॉलेज का भी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कई बार विचारों का कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो हमें क्या करना है, एक दुकानदार की तरह माल को जमाते रहना है और माल को निकालते रहना है। कुछ भी क्या करते हैं, माल जमाते निकालते नहीं है, उनको कब्जियत हो जाती है ना। तो यहाँ सबसे पहला जो प्राकृतिक चिकित्सा का बेसिक नियम जो आपने बताया, 4 पिलर। सबसे पहला सकारात्मक सोच। अगर हमारी सोच सकारात्मक है तो हमको कब्जियत नहीं होगी, और कब्जियत नहीं हुई तो हम कई बीमारियों से बच सकते हैं। सेकंड जो है उसका पिलर, एडुकेट रेस्ट। सोना नहीं, विश्राम मतलब एक आनंददायी विश्राम, रेगुलर एक्सरसाइज। और जो फोर्थ पिलर है वो है डाइट। डाइट मतलब जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो हमको ये ध्यान रखना है। मैं यहाँ वेज नॉनवेज को नहीं कुछ वो बोलूंगा, क्योंकि सबका अपना खाना है, पर उसको पचाना कैसे, कब खाना, जैसा दीदी ने बताया ऑर्गन क्लॉक। तो हमको ये भी ध्यान रखना है, हमको खाना कब खाना है, सोना कब है, मल त्याग कब करना है। और इसमें एक बेसिक सिद्धांत प्राकृतिक चिकित्सा का है, पैर गरम पेट नरम सिर को रखो ठंडा। अगर पेट नरम नहीं है तो कब्जियत है। फिर हमको ये ध्यान रखना है, 1000 काम छोड़ पाखाना। पाखाना मतलब फ्रेश होने जाना है, भले कितना भी इंपॉर्टेंट काम हो। आजकल क्या है, सब ऑनलाइन काम कर रहे हैं, महिलाओं को बहुत सारा लोड होता है, बच्चों में पढ़ाई का लोड है। तो 1000 काम छोड़ पाखाना, 100 काम छोड़ नहाना, स्नान भी जरूरी है, और 10 काम छोड़ खाना, और सब काम करिए रोजाना। अब इसमें एक ध्यान रखना है, यदि हम कब्जियत की बात करें तो हमको इस सप्ताह में एक दिन फलाहार रसाहार ये हमको करना चाहिए, और उपवास में तला हुआ भोजन या गरिष्ठ भोजन नहीं करना। आजकल क्या है, उपवास भी एक त्योहार हो गया है कि गराड़ू खा लो, तल के खा लो, ये इसके पकोड़े लो, उसके पकोड़े। वो उपवास नहीं हुआ, हमको उसका ध्यान रखना है। फिर जैसा आपने बताया उत्तेजक पदार्थ वो जो हमको इंस्टेंट एनर्जी देते हैं पर बाद में वीकनेस देते हैं, जैसे चाय कॉफी तंबाकू पान मसाला, ये बुरे नहीं है, पर ये एसिडिक है। इनका नेचर क्या है, एसिडिक। तो ये हमको अंदर हमारे शरीर को तकलीफ देते हैं, तो हमको इनसे बचना चाहिए। और पेट साफ तो रोग माफ। हमेशा ये ध्यान रखना है, जाऊं कि नहीं जाऊं, तुरंत जाओ, और खाऊं कि नहीं खाऊं, कभी मत खाओ। यदि हमको ये लग रहा है कि खाना खाना है कि नहीं खाना है, जब भी खाना खाने बैठे, शादी विवाह में लिवाओ वसूल नहीं करें। ये चीजें हम करते हैं तो हमको बहुत आनंद होता है। पर हो क्या रहा है, मेन जड़ है कब्जियत। शरीर का सबसे मेन जो है जड़ वो है कब्ज। ये आदमी को विकार दे रहा है। हमारे बीच अनिता जी भी मौजूद है, उनका मैं स्वागत करता हूँ। अनिता जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कब्जियत पे बात कर रहे हैं, आपके साथ भी बहुत सारी बातें करेंगे, है ना। तो यहाँ जो अभी हमने जो देखा अभी कि कब्ज क्या है, तो कब्ज होता है पाचन तंत्र का खराब होना। किसी ने पूछा कि भगवान ने 2 कान क्यों दिए हैं, एक कान सुनने के लिए और दूसरा निकालने के लिए, पर इन दोनों के बीच में दिया है दिमाग। तो हमको क्या करना है, सुनना है, जो अच्छी बात है उनको अंदर रखना है, बुरी चीजों को बाहर निकालना है। यही होता है हमारे पाचन संस्थान में। हमको खाना है और जो पच गया वो अंदर रुक जाएगा, जो बेकार है वो मल द्वार के द्वारा बाहर निकल जाएगा। पर हमारी दैनिक दिनचर्या में अनियमितता, खान पान की अनियमितता, और अभी मेरे पास लॉकडाउन के दौरान पाइल्स के कुछ पेशेंट आए, तो सिर्फ खाना चबा चबा के खाया उनने, सिर्फ खाना चबा चबा खाया, उनका पाइल्स ठीक हो गया। तो ईटिंग ऑन रन, भागम भाग में खा रहे, चबा के नहीं खा रहे। तो कब्ज का कोई बड़ा कारण नहीं है, पर क्या होता है, बड़ा छोटा कारण वो एक बड़ा कारण बन जाता है, और फिर हमको विकार आ जाता है ना। तो बहुत से लोगों का पाचन तंत्र खराब होता है, इसकी वजह से उनको मल त्याग करने में कष्ट होता है।
इसका वर्तमान में सबसे बड़ा कारण वो है वेस्टर्न कल्चर। जो हम वेस्टर्न हमारे शीट लगी हुई है, हम जब फ्रेश होने जाते हैं तो पहले हम इंडियन में बैठते थे दोनों पैर के ऊपर, अब हम वेस्टर्न पे बैठ रहे हैं। तो वेस्टर्न में बैठने में क्या है, जो हमारा एनस है वो पूरा नहीं खुल पाता है। पूरा नहीं खुल पाने से कब्जियत। तो क्या करना है, वेस्टर्न पे बैठो, पर जो आपकी शीट है उसके सामने स्टूल लगा के थोड़ा पैरों को ऊंचा कर लो। ये भी हम कर सकते हैं, क्योंकि कब्ज बहुत बड़ा कारण है हर बीमारी का, है ना। तो हमको ये ध्यान रखना है। कब्ज का मतलब ये नहीं कि मल नहीं निकल रहा है, कई लोगों को मल इतना निकल जाता है वो भी कब्जियत है ना। तो मल जो होना चाहिए वो बंधा हुआ, जैसा साधना जी ने बताया कि बनाना जैसा है, रस्सी जैसा, है ना। और नॉन स्टिकी, यदि हम पानी डालें तो बह जाए। फिर बात बात में रेचक पदार्थ नहीं लेना। आजकल हुआ क्या है, कब्जियत हो रही है तो पेट सफा ले लो। मैं पेट सफा का विरोधी नहीं हूं, पर यह है टेम्परेरी। इसके लिए प्राकृतिक चिकित्सा में एक चीज बहुत सुंदर लिखी है कि वर्ष में 2 बार आपको संघ प्रक्षालन करना चाहिए। संघ प्रक्षालन मतलब शरीर की आंतों की सफाई करना है। महीने में 2 बार हमें ऐसा कुछ रेचक पदार्थ लेना चाहिए जो हमको पेट साफ कर दे, और दिन में 2 बार फ्रेश होने जाना चाहिए। अब दिन में 2 बार क्यों, जितनी बार खाओ उतनी बार जाओ। हम दिन में 2 बार खाते हैं। अभी किसी मित्र ने बोला सर मैं 3 बार जाता हूँ। कब जाते हो, सुबह 6 बजे, फिर चाय पी के 6:30-7 बजे और 9 बजे। सुबह ही 3 बार नहीं, सुबह शाम, रात को सोने से पहले कोठा खाली करके रखें। ये चीज हमको करना है। इसमें पानी की मात्रा इंपॉर्टेंट है, और रेचक पदार्थों का। अब कब्जियत को लोग बुरा ही मानते हैं, पर मल होना भी जरूरी है। क्योंकि मैंने शुरुआत के सेशन में भी, इसके सेशन शुरू हुआ था तब बोला था, मल है तो बल है। हमेशा ये देखा जाता है कि मल होना, पर मल का त्याग भी जरूरी है ना। तो इसके लिए हमको ध्यान रखना है। यदि किसी का मोटापा है, एक्स्ट्रा चर्बी है, एक्स्ट्रा चर्बी का मतलब ये इसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, उसके फैटी लीवर, फैटी हार्ट, फैटी किडनी, ये भी मोटापा आता है। तो उनको चिकना युक्त पदार्थ, है ना, घी, मक्खन, तेल आदि का सेवन कम करना चाहिए, बंद नहीं करना है, ठीक है। और जो दुबले व्यक्ति हैं उनको हल्के पदार्थ, है ना, थोड़ा सा उनको हेवी डाइट, है ना, ड्राई फ्रूट वगैरह लेना चाहिए। फिर भूख न लगने पर, भूख नहीं लग रही है और व्यवस्था में भोजन कर रहे हैं, जैसे हमारे लंच का टाइम हो गया, 1.5 से 2 लंच है, वो खाना है। फिर अरुचि का भोजन करना और रुचिकर भोजन को त्याग करना। जैसे भी हम लोग संकल्प लेते हैं ना किसी त्योहार पे, तो एक से पूछा कि आपने क्या त्याग किया, बोले मैंने शलजम छोड़ी। मैंने कहा शलजम आपने कब खाई, तो बोले नहीं मेरे को पसंद नहीं, खाता नहीं। हमेशा संकल्प उस चीज का लिया जाता है जो आपको प्रिय हो, जब हम देवी देवता को छोड़ते हैं। तो यहाँ कब्जियत का मुख्य कारण है पसंद की चीज को छोड़ना और नापसंद की चीज को मजबूरी में खाना। तो ये चीज भी विकार का कारण होती है। फिर हितकारी भोजन करना है। हितकारी भोजन, मिताहार भोजन और सीजनल, ये चीज हम लेते हैं तो हमको बहुत ज्यादा फायदा करता है। क्योंकि जो 4th पिलर है इसका स्वास्थ्य का, वो है आहार। आहार में आती है 5D डाइट। अगर हमने डाइट प्रॉपर नहीं ली तो डिफिशियंसी होगी। अगर हम एक जो मकान बना रहे हैं उसमें यदि हमने बालू, रेत सब मिलाया और कोई चीज कम मिलाई, भले पानी कम मिलाए, सीमेंट, तो डिफिशियंसी होगी। डिफिशियंसी होगी तो डिसीज होगी। डिफिशियंसी से डिसीज हुई, डिसीज से हम जाएंगे डॉक्टर के पास। आप बताओ हम किसी भी डॉक्टर के पास कब जाते हैं? हम कोई दिवाली की मिठाई देने थोड़ी जाते हैं कि डॉक्टर साहब दिवाली की मिठाई ले लो, बोलने आते हैं, है ना। और अच्छा तो डॉक्टर भी क्या बोलते हैं, आने की जरूरत नहीं, ये दवा ले लेना वहीं से। डॉक्टर भी हमसे बच रहा है। तो डाइट हमने प्रॉपर नहीं ली, डिफिशियंसी हुई, डिफिशियंसी से डिसीज हुई, डिसीज से हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब लिखते हैं डोज। आजकल डॉक्टर डोज नहीं लिख रहे हैं, आजकल हम मेडिकल वाले से दवाएं ले आते हैं। हम आजकल विज्ञापन देख लेते हैं, है ना, कि हमने पेट सफा ले लिया, कायम चूर्ण ले लिया, त्रिफला चूर्ण ले लिया, है ना। तो ये हमको और उसको कंटिन्यूस लेते हैं, तो उससे हमारी आंतें शिथिल हो जाती है, कमजोर हो जाती है ना। डॉक्टर ने दिया डोज, डोज कब तक देते हैं, टिल डेथ। हमारी उम्र बढ़ा देते हैं, पर हमको क्या करते हैं, रोगी कर देते हैं। हमको ये ध्यान रखना है, हमें संतुलित आहार लेना है। संतुलित आहार मतलब
जो शरीर, जैसे मैं कंप्यूटर पे भी आपसे बात कर रहा हूँ, तो कंप्यूटर की भाषा ABCD नहीं होती, आई नहीं होती, उसकी भाषा होती है बाइनरी नंबर 0 और 1। वो दो ही भाषा समझता है। ऐसे हमारा शरीर सिर्फ प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, वाटर, इन्हीं की भाषा समझता है ना। तो हमको क्या करना है, संतुलित भोजन करना है। संतुलित भोजन अलग अलग आयु के अनुसार, जैसे बाल्य अवस्था है तो उसको पौष्टिक तत्व की ज्यादा आवश्यकता होती है ना। तो ये ध्यान रखना है। वृद्धावस्था में पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है तो उनको तत्वों की जरूरत कम पड़ती है। जलवायु, मौसम कौन सा है, ठंड में क्या खाना, गर्मी में क्या खाना, बरसात में क्या खाना, अगर सर्दी होगी तो हम क्या ले लें, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। फिर हमको ये ध्यान रखना है हम महिला हैं या पुरुष है। ये हमारा हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है कि हमारी मातृशक्ति सब निपट लेते फिर बचे हुए में से खाती है, जबकि मातृशक्ति का प्रॉपर डाइट लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि मातृशक्ति एक ऐसी है जो पूरे घर को संचालित करती है। तो पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को प्रॉपर भोजन की आवश्यकता ज्यादा पड़ती है। यदि हम मानसिक काम कर रहे हैं तो हमको मानसिक फूड की ज्यादा जरूरत है, फिजिकल कर रहे हैं तो फिजिकल की। तो हमको ये भी देखना है कि हम कितना वो करते हैं। एक मजदूर यदि 6 रोटी खाता है तो एक मानसिक काम करने वाले को 2 रोटी की जरूरत है। और हम क्या करते हैं, हम खाना उतना ही खा रहे हैं, तो हमको थोड़ा ध्यान रखना है। सीजनल सब्जियां खाओ, खाने की शुरुआत में सलाद वगैरह खा लो, सब्जियां खा लो। प्रॉपर चीज हमने खाई, हम अपनी कब्जियत को ठीक कर सकते हैं। कब्जियत हमेशा ध्यान रखना, मानसिक कब्ज से भी पेट की कब्ज होती है। हमें गर्व है धारा 370 हटने का, क्योंकि मानसिक कब्ज हटी तो शारीरिक कब्ज मिटेगी, और शारीरिक कब्ज है तो मानसिक कब्ज होगी। अगर मध्य प्रदेश बिगड़ा, मध्य प्रदेश मतलब पेट, तो जम्मू कश्मीर बिगड़ेगा। जम्मू कश्मीर मतलब ब्रेन, और जम्मू कश्मीर बिगड़ा तो पेट बिगड़ेगा। इसका हमको ध्यान रखना है। फिर हमारी जिह्वा को पालना नहीं है, क्योंकि जो जीभ को पसंद है वो पेट को पसंद नहीं है, और जो पेट को पसंद है जीभ को पसंद नहीं है। हमेशा ये ध्यान रखें, स्वाद के लिए नहीं खाएं, पौष्टिकता के लिए खाएं। और किसी ने लिखा है बहुत अच्छा, मैंने किताब में पढ़ा है, जो होटलों में खाते हैं वो हॉस्पिटलों में मरते हैं। तो और पहले का समय था, मुझे दिल्ली का नहीं मालूम, पर मैं MP का बताता हूँ। जब यहाँ कोई भी रिसेप्शन या खाना होता था तो खाना बनाने के लिए घर की महिलाएं जाती थी, अपना वो लेके के आज पूड़ी बेलने जाना है, और बाहर की औरतें नाचने आती थी, उनको नाचने के लिए बुलाया जाता था। और आजकल उल्टा हो गया है, बाहर की औरतें तो खाना बनाती है, घर की औरतें नाचती है। तो कहीं ना कहीं पहले हम घर में खाते थे और बाहर फ्रेश होने जाते थे। अब वो अलग बात है कि अभी बाहर फ्रेश होना बंद हो गया है, पर अब क्या करते हैं, बाहर खाते घर में जाते। तो कुछ छोटी छोटी सी चीजें इनको हमको पालन करना पड़ेगा, और ये पालन यदि हम करते हैं, और इसके साथ साथ में आसन, योगासन, जिनका बहुत महत्वपूर्ण भाग है। और हमारे बीच योगाचार्य कहें, आचार्य कहें, मातृशक्ति के रूप में अनिता जी मौजूद हैं। तो अनिता जी, कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज के को दूर करने के लिए, या कब्ज ना हो, है ना, कब्ज हो गया तो दूर करना, और नहीं हो उसके लिए हम कौन कौन से योगासन या प्राणायाम कर सकते हैं, उसके बारे में बताएं। जी, स्वागत है। हाँ जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों का भी स्वागत है। साधना जी ने और अजय जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि कब्ज क्या है और इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं बगैर दवाइयों के भी, हम क्या चीज़ों का ध्यान रखा जाए, क्योंकि बीमारी होने से पहले अगर हम सीख जाएं कि कैसे इसको हम ठीक कर सकते हैं, मतलब वो बीमारी हमें हो ही ना, तो ज़्यादा महत्वपूर्ण वही है। लेकिन जैसे कि आजकल का जो सिस्टम चल रहा है खाने पीने का, जैसे भी अभी चर्चा भी हुई इसके ऊपर कि जल्दी जल्दी में खाना खाना, ठंडा खाना खाना, ये ऐसी बातें छोटे, जैसे कि कहते हैं कि कब्ज के कारण 100 बीमारी होती है, तो कब्ज की वजह भी 100 चीजें होती है। 100 वजह है जिनके कारण कब्ज हमें होने लगता है। शुरू में हमें इसका आभास ही नहीं होता है, और आज के अगर हम देखें जनरेशन में तो 14-15 एज के बच्चों को भी कब्ज की शिकायत होने लग गई है। बच्चे अपनी मम्मी से शिकायत करते हैं कि हमारा मम्मी आज क्लीनिंग नहीं हुई है ढंग से, हमें भूख भी नहीं लग रही है। तो ये समस्या जो पहले 70-80 की एज में आती थी, कि जब नेचुरली हमारी जो इंटेस्टाइन कमजोर हो जाया करती थी, क्योंकि हो जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी में एट्रोफी की शुरुआत हो जाती है, तो उस समय एक जायज़ थी, उसमें भी देशी नुस्खों से चीज़ें हो जाती, क्योंकि हमने वे लोग शारीरिक मेहनत करते थे।
लेकिन आज जब लैपटॉप पे काम करना और कहीं बाहर जाना कम हो गया है, और वैसे भी क्वारंटाइन के समय से पहले भी हमारे यहाँ ये सिस्टम शुरू हो चुका था कि सभी को कब्ज रहने लग गई थी। तो उसके लिए शारीरिक श्रम के लिए, जैसे आजकल कईयों के पास घर की जगह की दिक्कत है और इस समय हम वैसे भी घर से बाहर नहीं निकल सकते घूमने फिरने के लिए, अन्य कार्यकलापों के लिए, तो हमारा श्रम कम हो गया है। स्पेशली बच्चों को तो अब जैसे ऑफिस में भी अपनी जॉब करना है, घर में भी पढ़ाई करना है, और महिलाएं भी कई बार जैसे सुबह वॉकिंग के लिए नहीं जा पाती है, इवनिंग में भी, और जेंट्स का भी अगर शेड्यूल ऐसा है कि सुबह 7 बजे घर से निकलना है, रात को आते हैं। तो सबसे अच्छा जो हमारा जो भारतीय परंपरा है, जो ऋषि मुनि रिसर्च है, योग और प्राणायाम, इसका कोई तोड़ नहीं है। इसको अगर ज़िंदगी में अपनाएँ, जिस प्रकार हम सोचें कि खाना ज़रूरी है, उसी प्रकार मुझे डेली ये सब करना ज़रूरी है, तो उसको अपने जीवन का एक हम हिस्सा बना लें कि मुझे 15-20 मिनट, आधा घंटा इसको अवश्य देना है, और यह मेरी एक ऐसी खुराक है जिससे मुझे अन्य खुराकें नहीं खानी पड़ेगी। अगर हम इस सोच को अपना डेवलप कर लें, तो हम इसके लिए अवश्य समय कैसे ना निकाल ही लेंगे। क्योंकि हम अवॉइड करते हैं कि अभी तो मेरा ये समय हो गया, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, कल से शुरू करूँगा, और कल कभी भी नहीं आता है। कई लोग सोचते हैं कि जब हम ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो हम ग्रुप में करेंगे, तो वो ग्रुप भी नहीं बन पाता है। वो ग्रुप 2 दिन, 4 दिन, महीने, 2 महीने चलता है, फिर स्टॉप हो जाता है। तो जब तक आप स्वयं अकेले करने के लिए प्रेरणा नहीं पैदा करेंगे कि मुझे करना ही है किसी भी हाल में, तो समय भी अपने आप निकलेगा। जिसे हम जब भी सोचते हैं तो उसके लिए राह भी अपने आप ईश्वर बनाता है। लेकिन अगर हम सोचेंगे नहीं, हम अगर एक कदम नहीं बढ़ाएँगे, तो ईश्वर 10 कदम कैसे बढ़ाएगा? तो आपको अपने मन में एक खुद लाना है मोटिवेशन कि मुझे अपने आप को स्वस्थ रखना है, और जब मेरी मृत्यु हो तो मैं किसी पर आधारित ना हूँ, मैं अपना पानी स्वयं पी सकूँ, अपने कार्य करूँ, बल्कि मैं किसी के लिए कार्य करते हुए जाऊँ। तो जैसे हमारे मन में ये भावना आती है, तो हमारे अंदर का जो भी मोटिवेशन है वैसे ही काम करेगा, और अपने हम कार्यों की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसी प्रकार से करेंगे कि मुझे इस समय के लिए अपना टाइम निकालना है, तो वो कैसे निकालूँ। तो प्राणायाम और योग में हमें समय निकालना होता है कि हमारा जिस समय पेट खाली हो। सबसे बेहतर समय तो इसमें होता है कि आप सुबह जब फ्रेश होके आते हैं उसके बाद का समय, और या फिर आपको खाना खाए हुए 3-4 घंटे हो जाएँ। हाँ, कुछ प्राणायाम ऐसे हैं जिनमें आप खाना खाने के आधे घंटे बाद, 10 मिनट बाद भी कर सकते हैं, जिनमें आपके पेट पर स्ट्रोक नहीं पड़ता, सिर्फ़ आपकी साँसों की जिसमें क्रियाएँ होती है, वो आप खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। उसी प्रकार आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो चीज़ों का हमें सावधानी रखनी है, जिनका पेट का ऑपरेशन हुआ है, किसी प्रकार का हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, या कोई शल्य क्रिया ऐसी हुई है, तो जो उनके जहाँ स्ट्रोक पड़ेंगे, उनको ये आसन या प्राणायाम नहीं करने चाहिए। खाली कब्ज के नहीं, जितने भी ये योग के लिए नियम हैं, कि पहले आप डोंट्स पे ध्यान रखें, क्योंकि आपने शुरुआत कर दी उसके बाद अपने डोंट्स जाने, तो फ़ायदे की जगह आपको नुकसान भी हो जाते हैं। और शुरुआत में ज़रूरी है कि आप किसी कुशल गुरु के नेतृत्व में, उसकी देख-रेख में करेंगे, तो आपसे गलतियाँ कम से कम होगी और आपके नुकसान नहीं होगा। तो इसमें अगर हम प्राणायाम पे चर्चा करें, तो सभी प्राणायाम कॉन्स्टिपेशन के लिए लाभदायक होते हैं। क्योंकि जब हम सांसों की क्रियाएँ जितनी भी करते हैं, चाहे अनुलोम-विलोम करें, चाहे हम भस्त्रिका करें, चाहे हम भ्रामरी करें, तो जैसे भी हमने चर्चा में जाना कि मस्तिष्क से का संबंध सीधा हमारे इंटेस्टाइन से है। और इसके साथ मैं आपको साइंस बता दूँ, जो हमारे इंटेस्टाइन है, दोनों, बोथ लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, ये दोनों का ही शेप हमारे ब्रेन के जैसा है। तो जैसा हम ब्रेन हमारा वर्क करता है, वैसे हमारी इंटेस्टाइन भी वर्क करती है। अगर हमारे ब्रेन में गुस्सा है, क्रोध है, उलझने हैं, तो हमारे जो इंटेस्टाइन में भी सेम वैसी सिचुएशन बनने लग जाती है। अगर हमारा दिमाग शांत होगा तो हमारी इंटेस्टाइन भी शांत रहेगी। हमारा ब्रेन क्लियर है, हमारे ब्रेन में जो विचार सकारात्मक हैं, लोगों के प्रति नकारात्मक नहीं है, हम अच्छी सोच रखते हैं, अपने लिए भी, ज़रूरी नहीं दूसरों के लिए, कई बार हम लोग अपने लिए भी गलत सोच रखते हैं, जो हमने अपने बेस्ट लवर की रेमेडीज़ में चर्चा करी, तो वो भी हमारे कॉन्स्टिपेशन का कारण बन जाती है। तो हमारे जो आसन है, इसमें मैं चर्चा करूँगी। प्राणायाम में जैसे कि कपालभाति को क्रिया भी कहा जाता है और प्राणायाम भी, तो कपालभाति सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसका डायरेक्ट स्ट्रोक जो होता है हमारे इंटेस्टाइन पे पड़ता है, नेवल पे पड़ता है, डाइजेस्टिव सिस्टम पे पड़ता है। जब इस पे स्ट्रोक पड़ता है तो हमारे इंटेस्टाइन की जो क्रिया होती है संकुंचन, जैसे केंचुआ चलता है, जैसे सिकुड़ता है फिर फैलता है, सिकुड़ता फिर फैलता है, ऐसे हमारे इंटेस्टाइन में भी जो संकुंचन प्रसारण इसी प्रकार से होता है। तो कपालभाति करने से जो उसकी ये प्रोसेस है, ये सही होने लगता है। तो इस प्रकार का ये प्रोसेस जब सही होता है, हमारा मल धीरे-धीरे अपनी गति से बढ़ता है, और अगर ये गति कम हो जाती है इसकी, तो हमारे जो मल में है, जो हमारा मल है, माथे में जमा होने लग जाता है। तो कपालभाति इसके लिए सर्वश्रेष्ठ है। धीरे-धीरे आप इसकी शुरुआत करिए, 2 मिनट, 5 मिनट, इसको 10 मिनट तक ले आइए। इसको नित्य करने से आपका 50% ठीक होगा, और आपको कभी होगा भी नहीं। अगर इसको आप प्रारंभ से अपना लेते हैं, तो भविष्य में आपको ये चीज़ें नहीं होगी। अगर हम आसन में बात करें तो भुजंग आसन। भुजंग आसन जो है, यह हमारे लिए कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत लाभदायक है,
क्योंकि जब हम भुजंग आसन करते हैं तो हमारे पूरे पेट के ऊपर स्ट्रेच पड़ता है। तो आसन का एक सबसे अच्छा नियम और ये लाभदायक ये है कि जब भी हम कोई भी आसन करते हैं तो जहाँ भी प्रेशर पड़ता है तो वहाँ की जो हमारी नसें हैं, मसल्स है, वो खींचती है, उनके अंदर के टॉक्सिन्स है वो रिलीज हो जाते हैं। जब टॉक्सिन्स जब निकलते हैं, सफाई हो जाती है वहाँ की, तो हमारे अच्छे ब्लड का फ्लो वहाँ होने लग जाता है। तो भुजंग आसन से न केवल हमारे मल साफ होता है, बल्कि हमारे कंधों के लिए, सर्वाइकल के लिए और हमारे बैक पेन के लिए बहुत लाभदायक है, क्योंकि ये आसान आसन है। इसको हम उम्रदराज लोग भी इसको कर सकते हैं। और उसी प्रकार से इसके अंदर एक शलभासन आता है। शलभासन यानी कि टिड्डे की जैसी अवस्था। तो टिड्डे की जैसी जो अवस्था इसमें बनती है, इसमें भी हमारे पेट पर पूरा जोर पड़ता है। तो पेट पे जब जोर पड़ता है हमारे, तो उसको करने से जो वहाँ का मल है वो अपनी जगह छोड़ने लगता है, जमा हुआ चिपका हुआ मल है। तो इस क्रिया को करने से भी, आसन को करने से भी हमारे कॉन्स्टिपेशन में आराम आता है। 2 आसन जो मैं आगे बता रही हूँ, उत्तान पादासन और सर्वांग आसन। तो ये आसन थोड़े आप जब प्रैक्टिस कर लें प्राणायाम आसन वगैरह की, उसके बाद शुरू करें, क्योंकि ये थोड़े से मुश्किल है और आपको इसमें किसी की सहायता की आवश्यकता पड़ सकती है अगर आप करने के आदी नहीं हैं। तो इनको साथ करने से आपके जो मल की क्रिया है, जो निषेचन है, उसका अच्छे से होने लगता है और हमारा पेट साफ होने लग जाता है। तो ये सब चीजें मैं चाहूंगी कि बच्चे बचपन से ही सीखें। जैसे आज बच्चों को जिम जाने का, एरोबिक्स करने का ज्यादा शौक है, लेकिन अगर अपने भारतीय परंपरा को अपनाते हैं, क्योंकि देखिए आज जिम सब कुछ बंद है, एरोबिक्स वगैरह, आप घर पे हैं, बच्चों मतलब लाचार हो गए कि हम कहाँ करें और क्या कहाँ जाए। लेकिन योग इसी जगह की, आप उसको कहीं भी, आपको छोटी सी जगह चाहिए वहां पे उसको स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपने काम करते करते बीच में रिलैक्स करते हुए भी कर सकते हैं। जैसे आपने 2-3 घंटे लैपटॉप पे काम किया, उसके बाद आपने, अगर आपका पेट खाली है उस समय, तो आप इस क्रिया को करेंगे तो आपका रिफ्रेश हो जाएगा। जो आपकी थकावट है आंखों की, वो भी दूर हो जाएगी और आपके अंदर कार्य करने की क्षमता भी बढ़ जाएगी। इस प्रकार से हमने आज कुछ आसन जाने कि उनको करने से हम किस प्रकार से अपने कॉन्स्टिपेशन को ठीक कर सकते हैं और उनको होने से बचा भी सकते हैं। हाँ जी अजय जी। बहुत सुंदर। योगासन जरूरी आसन, फिजिकल एक्सरसाइज आपको करना है, वॉकिंग जॉगिंग वगैरह जो आप कर सकते हैं। और कॉन्स्टिपेशन ना हो, वो आसन ज्यादा आसान है, पर यदि कब्जियत हो जाती है तो आप आसन के साथ साथ में मिट्टी की पट्टी पेट पे रख सकते हैं, है ना, ठंडी सिकाई कर सकते हैं गर्म के लिए। पर अब यहाँ जो अब बात आएगी कलर चिकित्सा, क्योंकि कलर काम करते हैं। साधना जी से हमने सीखा, अर्चना जी से हम बहुत लंबे समय से सीखते आ रहे हैं, कलर काम करते हैं। तो कलर चिकित्सा में हमको इसे समझना है, पीला रंग, पीला रंग ये क्या होता है? खुशी का प्रतीक है, तो मन में उत्साह देता है। और ये जो होता है ये नारंगी से कम गर्म है। यदि हम वो देखें विक्सोर जो है ना, सूर्य के 7 रंगों में, तो ये पाचन भी करता है, शोधन भी करता है। तो हमको पीले फल खाना चाहिए, है ना। ये रेचक भी है ना, सफाई भी करता है और इससे पेशाब और पाखाना खुल के आता है। पीला रंग मस्तिष्क के लिए, लीवर के लिए, स्प्लीन के लिए, है ना, शक्तिशाली बनाता है। तो हमको पीलेपन पे ध्यान देना चाहिए, है ना। तो आंखों में जलन वगैरह आती है तो ये लाली हो गई तो उसको पीले रंग से या हरे रंग से दूर कर सकते हैं। ये मैं सूर्य किरण चिकित्सा की बात कर रहा हूँ। मैं कलर थेरेपी के तो दोनों जो मेरे साथ बैठे लोग मास्टर्स हैं, पर मैं सूर्य चिकित्सा के हिसाब से कलर चिकित्सा की बात कर रहा हूँ। अब मैं बात कर रहा हूँ ग्रीन रंग की। ग्रीन ऐसा कलर है जिसका स्वामी बुध ग्रह है ना, और ये रंग बैलेंस करता है। यदि मान लो कोई चीज बढ़ गई है, कोई चीज घट गई है, तो ये हरे रंग को, और हरे रंग में यदि कमी आ गई तो पूरी गड़बड़ी जो अंदर मानसिक रोग, शारीरिक रोग, कब्जियत वगैरह दूर हो जाती है। तो यदि मान लो हमको कब्जियत की शिकायत है तो हम रूम में पीला रंग या हरा रंग, हरे रंग की चादर या पीली चादर, पीले पर्दे या हरे पर्दे लगा सकते हैं। और ये जो हरा रंग है, इस सर्दी और गर्मी को संतुलित करता है, नहीं गर्म है ना ठंडा है। और इस रंग का प्रमुख जो गुण है, शरीर की गंदगी को बाहर निकालना। तो यदि आपको कब्जियत है तो आप ग्रीन रंग की बोतल ले लो जो बाजार में मिलती है, उसके अंदर पानी भरो, तो थोड़ा पानी की जगह खली रख के उसमें डुच्चा लगा के पूरा पैक करके धूप में रखते हैं, उसको हम बोलते हैं सन चार्जिंग वाटर। तो वो पेट की कब्जियत को ठीक करता है और ये शरीर की गंदगी को बाहर भी निकालता है, ताप संतुलित करता है, कब्ज को दूर करता है, खून को साफ करता है ना। तो
और हरे रंग की विशेषता है कि हरा रंग यदि अधिक मात्रा में चला जाए तो इसका कोई विपरीत प्रभाव नहीं है ना। तो हमको ये ध्यान रखना है कि बैलेंस वाला रंग है और बच्चों के पढ़ाई के कमरे में इसमें हमको आत्मविश्वास बढ़ाता है, ये चीजें करना चाहिए। अब हम अनीता जी से, जो कि कलर चिकित्सा के लिए दोनों मातृ शक्तियां बहुत प्रसिद्ध हैं कलर थेरापी के लिए, तो क्या कलर चिकित्सा, कलर थेरापी कॉन्स्टिपेशन को भी दूर करती है या दूर करने में मदद करती है? तो प्लीज आचार्य अनीता जी बताएं इस पर। हाँ जी सर, कलर चिकित्सा का प्रत्येक रोग में उतना ही लाभ है और कब्जी के लिए ये बहुत लाभदायक है। इसके लिए मैं कुछ कलर बताना चाहूंगी दर्शकों को कि इसके लिए हमें अपने लेफ्ट हैंड पे हमारे जो नीचे वाले फैलेंज है, जिसको हम कफ फैलेंज कहते हैं, इसमें जो हमारी रिंग फिंगर है, हमको यहाँ पे जैसे दरवाजा टाइप का बनाना है, जैसे यू शेप का, उल्टा यू लगा लीजिए आप, तो हमें यहाँ पे इसको लगाना है और यहाँ पे हमने उस पे ऑरेंज कलर का ऐसे हमने इसको फील कर लिया, इस प्रकार से हमने इसके अंदर इस प्रकार से। और हमें लेफ्ट हैंड की ही जो हमारी इंडेक्स फिंगर है, यहाँ पर भी हमने उल्टा यू लगा लीजिए बनाया है, उसको हमने स्काई ब्लू कलर से फील कर लिया। और लेफ्ट के ये थंब को हमने नीचे वाले, क्योंकि इसमें 2 ही पोरवे होते हैं, इसको हमने इस प्रकार से ब्लैक से हमने इसको फील कर लिया। तो ये आपने समझ लिया, हमें 3 फिंगर लेनी है, रिंग फिंगर पे ऑरेंज कलर, इंडेक्स फिंगर पे हमारा स्काई ब्लू और हमारा थंब के ऊपर ब्लैक कलर। अब हम राइट हैंड के ऊपर आएंगे। राइट हैंड में हमारी जो रिंग फिंगर है, इस पे भी हमने ऑरेंज कलर लिया है, यहाँ पे ऐसे ही हमने बना के यू शेप बना के, और थंब के ऊपर हमने ब्लैक कलर लिया है। तो इस प्रकार से हमने ये, जब हम कलर लगाएंगे, जो हमें कम से कम 3 से 4 घंटे लगाना है, तो ये कलर क्योंकि हमारे हाथों के ऊपर, तो जिस समय हम पानी का प्रयोग, हमें पानी का काम नहीं करना, उस समय हम इसको लगा सकते हैं। बाई चांस आपको काम करना पड़ जाए तो उसको दोबारा लगा सकते हैं, ऐसा नहीं कि अगर पानी में निकल जाए तो लगाना नहीं है। अगर आपने कोई काम आपको करना पड़ जाए पानी का और ये निकल जाते हैं कलर, फिर से लगा लीजिए। तो ये कलर लगाने से होगा कि आपकी कॉन्स्टिपेशन ठीक होता है। उसी प्रकार से मैं आपको सिंपल थेरेपी बताती हूँ इसी में, प्रेशर थेरेपी में। अगर हम अपनी चिन को दबाते हैं, चिन को जब हम प्रेशर देते हैं, जितना हमसे बर्दाश्त हो, उसको करने से जो हमारे अंदर बॉडी का जो मल है वो लूज हो जाता है और वो पास आउट हो जाता है। इवन अगर आप कमोड की सीट पर बैठे और आपको लग रहा है कि आपका मल अटक रहा है, आपका स्टूल पास नहीं हो रहा है, तो उस समय भी अगर आप अपनी चिन को प्रेशर दें अच्छी प्रकार से, तो इस चिन को प्रेशर देने से भी आपका जो स्टूल है धीरे धीरे लूज होकर पास आउट हो जाता है। अक्सर बड़ी एज में ये दिक्कत बड़ी होती है कि स्टूल का प्रेशर बना और आप वहां पर गए, लेकिन आपका प्रेशर रुक जाता है बीच में ही। तो अगर आप वहां बैठे बैठे भी इस प्रकार से प्रेशर देते हैं, तो आपका जो रुका हुआ मल है, ये कई बार स्टूल पास करते करते बीच में रुक जाता है, तो आप उसको अगर प्रेशर देते हैं तो आपका स्टूल लूज होके पूरा वो पास आउट हो जाता है। तो इस प्रकार सिंपल थेरेपी है इसके अंदर, जिसका ट्रीटमेंट करने से आप अपने एक्यूप्रेशर के द्वारा हम अपने स्टूल को आसानी से पास कर सकते हैं। लेकिन सबसे जरूरी जो हमने सीखा आज कि हम किन चीजों का ध्यान रखें, क्या वजह है और हम किसके कारण क्या क्या हमें हो सकता है, हम इस चीज को जान ले कि यही चीज हमें आगे जाकर परेशान करेगी, तो हम शुरुआत से ध्यान रखेंगे कि हमें क्या गलतियां नहीं करनी है। तो इस प्रकार से आज हमारा एक पूरा पैकेज कॉन्स्टिपेशन पर रहा कि हम कैसे ध्यान रखें, क्या चीजों का, कौन से आसन करें, प्राणायाम करें और कलर थेरेपी करें। तो अगर आप इन चीजों का ध्यान रखते हैं अगर आप, तो आपको जीवन में कभी भी कब्ज की शिकायत नहीं होगी और आपके जो आगे के रोग जिसको हमने ये वर्णन किया, आपको उनका सामना करना ही नहीं पड़ेगा। हाँ जी अजय जी। जी बहुत बहुत सुंदर एक चीज, हाँ, क्योंकि कब्ज सब रोगों का मूल है ना। यदि कब्ज साफ तो कब्ज नहीं हो, है ना। तो यहाँ फिर हमको ये ध्यान रखना है, खाना चबा चबा के खाएं। और जैसा हम मिक्सर में चटनी पीसते हैं, मिक्सर में चटनी पीसते हैं, वो मिक्सर में चटनी फंस रही है, तो हमारी माँ या हमारी बहन या हमारी घर से बोलते हैं कि थोड़ा सा पानी डाल दो, तो क्यों? क्योंकि वो पिसा जाए। पर हम लोग क्या हो रहा है, खाने में लिक्विड डाइट जरूर ले, खाने के 1 घंटा पहले पानी, खाने के 1 घंटा बाद पानी, और सुबह 2 गिलास यदि आपको कब्जियत है तो आप सुबह उठ के यदि 2 गिलास पानी पीते हैं, आपकी कब्जियत, गर्म पानी पीते हैं तो आपकी कब्जियत दूर होती है। रात को सोने से पहले यदि गर्म पानी पी के सोते हैं तो कब्जियत दूर होती है, पेट साफ होता है। पर यहाँ गर्म पानी का जब भी हम बोलते हैं, चाहे हमारा कोई भी होलिस्टिक हीलर यदि आपको बोलता है गर्म पानी का, तो गर्म पानी का मतलब है गर्म करके ठंडा किया हुआ। जनरली लोग क्या करते हैं, गर्म पानी करते हैं और ज्यादा गर्म हो गया तो उसमें थोड़ा ठंडा मिलाते हैं पीने के लिए, तो वो पानी पॉइजन हो गया है।
वो काम नहीं करेगा। हमको जब भी गर्म पानी की बात करें, हमको गर्म करके ठंडा करके उसमें यदि आप हनी मिला के लेते हैं, क्योंकि आजकल मोटापे के लिए लोग पीछे लग रहे हैं, कब्जियत के पीछे लग रहे हैं, और ये लॉकडाउन में खुद को पढ़ना सीखा है हमने, सबसे अच्छी चीज। तो हमको और खाना चबा चबा के खाएं, भूख से कम खाएं, और शुरू में सलाद वगैरह खा लें, और खाने में थोड़ा सा टाइम दें। हमेशा ध्यान रखें, अगर हम 5 मिनट में खाना खा रहे हैं तो खाना ज्यादा खवाएगा, और यही खाना में यदि 15 मिनट में खाते हैं चबा चबा के, तो एक अंदर से जो सेटिस्फेक्शन आता है वो 15 मिनट के खाने में आता है। मैंने इसका एग्जाम्पल देखा, एक मैं नेगेटिव एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पॉजिटिव वे में। किसी होटल में खाना खाने गए, तो खाना खाने गए तो वहां मेहमान बढ़ गए, तो उस होटल वाले ने कुछ खाना रोक दिया बीच में, जबकि फुल खाना चल रहा, खाना रोक दिया 10-15 मिनट के लिए, जैसे पूड़ी रोक दी, पराठा रोक दिया, और फिर शुरू किया, तो लोगों का हाथ रुक गया, तो उनको खाना कम खवाया। तो वो उनका मार्केटिंग का तरीका होगा, पर हम मार्केटिंग नहीं कर रहे। हम उस शरीर को यदि खाना चबा चबा खाते हैं, तो शरीर को मालूम पड़ता है कि अब बस खाना, और हम क्या करते हैं फटाफट, और हमेशा एकाहार करें। एकाहार से मतलब नहीं कि हम एक ही आहार खाएं। हमारी थाली में यदि 5 प्रकार के आहार है, क्योंकि हम कलरफुल भोजन करना है, हमको 7 कलर का भोजन करना है। पहले यदि हम दाल चावल खा रहे हैं, तो दाल चावल पहले खा लें। ऐसे गुड कॉम्बिनेशन है सब्जी चावल, पर पता नहीं क्यों कुछ लोगों ने दाल चावल का कॉम्बिनेशन बना दिया है। तो सब्जी चावल खा लें, मीठा खा लें तो पहले मीठा खत्म कर लें, फिर दूसरी चीज खाएं, एक आहार करें। रात को शाम में तुअर की दाल, उड़द की दाल न खाएं। ये रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है, तो प्रोटीन दिन में पचता है, रात को नहीं पचता है। दाल बाफले खाना है दिन में खाओ, गरिष्ठ भोजन करना है दिन में करो, रात को मत करो। लोग क्या करते हैं, गराड़ू खाने का सबसे बढ़िया टाइम कब है, रात, शाम को। अरे वो पचेगा नहीं। शाम को दलिया खिचड़ी खाओ। शाम को फल नहीं खाना है, फल खाना है सुबह। एक जैसा कि हमेशा अनिता जी और साधना जी बताती हैं कि बादशाह की तरह खाना है, फल फ्रूट, ड्राई फ्रूट खाना है। और हम क्या करते हैं, ड्राई फ्रूट खाते मुट्ठी भर के। शरीर के लिए इतना सा चाहिए। जैसे अगर हमको किसी को डायबिटीज है या हार्ट डिसीज है, हम सब बंद कर देते हैं, तला हुआ नहीं खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगा। अरे थोड़ा सा खा सकते हैं, आपके अंदर डिफिशियंसी होगी। यदि मान लो आपको डायबिटीज है, आप एप्पल खाओ, बनाना खाओ, पिन खजूर खाओ, है ना, एक छोटा छोटा, क्योंकि अंदर हमको मिनरल्स भी चाहिए, मल्टीविटामिन भी चाहिए। तो वो कब मिलेंगे? और कब्जियत हमेशा ध्यान रखना, सबसे पहले यहाँ होती है कब्जियत, फिर बाद में यहाँ होती है। अगर हमने ये सोच लिया ये खाना मुझे नुकसान करेगा, तो नुकसान करेगा, ये फायदा करेगा तो फायदा करेगा। यही कारण है कि सीजनल फूड खाएं। अमरूद अभी बहुत आ रहा है, पपीता बहुत आ रहा है, ये चीज हमको खाना है। और साधना जी कुछ, क्योंकि अब क्लोजिंग का टाइम आ गया है, तो आपके समापन में विचार साधना जी। जी, आवाज, वॉइस, माइक माइक जी। हाँ जी। धन्यवाद अजय जी, आपने बहुत अच्छे से सब सारी चीजें बताई। ये जो हमारा कॉन्स्टिपेशन के ऊपर पैकेज हुआ, मतलब ये छोटी छोटी चीजें अगर आप करते हैं तो आपको बहुत आराम आता है, और कॉन्स्टिपेशन से आप निजात पा सकते हैं। क्योंकि कॉन्स्टिपेशन जो है ये एक बहुत छोटी सी फिजिकल एक्टिविटी है। मतलब एक छोटा सा शब्द है कि आज मेरा पेट साफ नहीं हुआ, लेकिन ये आगे जाके आपको कितनी तकलीफ देगा ये आपको पता ही नहीं चलता है। तो कॉन्स्टिपेशन होने से पहले ही अगर हम अपना ध्यान रखें, हम कॉन्स्टिपेशन ना होने दें, तो चीजें बहुत अच्छे से आपका होंगी। और जैसा कि आपने बताया अजय जी कि कॉन्स्टिपेशन मन से भी होता है, ये एकदम सही बात है कि अगर आपके विचार रुक गए, आपके मन में कोई एक विचार रुक गया, तो आपको कॉन्स्टिपेशन भी हो जाएगा। मतलब मन की सोच का भी बहुत असर पड़ता है। यहाँ जाते जाते समापन में मैं एक आपको मुद्रा थेरेपी और बताना चाहूंगी, वो है अपान मुद्रा। तो ये जो आप दोनों हाथों के बीच वाली उंगलियों को अंगूठे से मिला लें और इसको ऐसे करके रखें। ये अगर आप
दिन में आधे घंटे के लिए करते हैं। अगर आप एक बार में नहीं कर सकते हैं तो आप 10-10 मिनट में करिए, 3 बार ऐसे कर लीजिए, 15 मिनट 2 बार कर लीजिए। लेकिन 24 घंटे में अगर ये आप आधे घंटे के लिए करते हैं तो आपको 100% कॉन्स्टिपेशन में बहुत आराम आएगा। तो इस तरह आपने जाना कि किस तरह आप छोटी-छोटी चीजें करके आप कॉन्स्टिपेशन में बहुत आराम पा सकते हैं। तो इसी के साथ आज का हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। अनीता जी कुछ बोलना चाह रही है जी, अनम्यूट करें। अनीता जी अनम्यूट करें। हाँ जी सर। हाँ, आज का जो हमारा प्रोग्राम सेशन था काफी अच्छा रहा और दर्शकों ने बहुत चीजें जानी होगी कि हम क्या करें और क्या ना करें। तो जो अपान वायु मुद्रा अभी साधना जी ने बताई है ये बेहद ही लाभदायक है, क्योंकि हमारे बिलो डायफ्राम जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं सारे, इसमें हमारा लीवर आ गया, गॉल ब्लैडर आ गया, हमारा इंटेस्टाइन आ गई, स्टमक आ गया, तो ये सारे हमारे एक्टिव रहते हैं, इनकी जो एनर्जी फुल रहती है। जब ये फुल एनर्जी से हमारे सारे ऑर्गन्स काम करेंगे तो जहां हमारा एक तरफ हमारा जो पाचन शक्ति है वो अच्छी रहेगी, क्योंकि सबसे पहले पाचन बहुत जरूरी है। अगर हमारा खाने का पाचन नहीं हुआ तो वो भी मल स्टूल ही बनता है। तो पाचन हमारा सर्वश्रेष्ठ हो गया तो हमारी आंतों को जोर कम पड़ेगा उस कार्य को करने के लिए। हमारी आंतें जब अपना कार्य अच्छे से करेगी तो हमारा निष्कासन अच्छे से होगा। तो जैसे पूरा हमारा जो सिस्टम है, जितने जो सिस्टम है जो जुड़े हुए हैं, अगर वो अपना सब प्रॉपर काम करते हैं तो हमें कॉन्स्टिपेशन की समस्या होगी ही नहीं। तो अगर हम विभिन्न मुद्राओं का, हमने आज योग सीखा, प्राणायाम सीखे और क्या चीजें करनी है, इसको अगर हम ध्यान में रखते हैं और फॉलो करते हैं तो हम अपने आप को रोगों से बचा सकते हैं, न केवल अपने को, अपने परिवार को और समाज को और देश को। जो हमारी एनर्जी है वो अच्छे कार्यों में लगेगी। हाँ जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ एक चीज आखिरी में जाते जाते, क्योंकि समापन नहीं है, क्योंकि शुरुआत है, क्योंकि हम तो शुरुआत कर रहे हैं एक बीज बोने की, कि सबसे पहले खुद को स्वीकार करें। मैं अपने आप को जैसा हूँ वैसा स्वीकार करता हूँ, मैं अपने लाइफ पार्टनर को जैसे है वैसा स्वीकार करता हूँ, मैं अपने माता पिता को जैसे वैसा स्वीकार करता हूँ। और जब भी खाना खाने बैठे, क्योंकि उसको खाने को रेकी दे दें, खाने को हाथ लगा के प्रभु अर्पण कर दें, क्योंकि यदि प्रभु अर्पण कर दिया तो वो खाना प्रसाद हो जाता है। और हमेशा ये ध्यान रखना, मिनरल विटामिन बाहर नहीं है, हमारे अंदर भरे हुए हैं, अंदर इम्यून सिस्टम अंदर मौजूद है। हम अपना काम करें और हमेशा मैं स्वस्थ हूँ, प्रसन्न हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, प्रसन्न हूँ। और जैसा आप फ्रेश होने जाते हो रोज, और फ्रेश होने के बाद फ्लश करते हो, वैसी पुरानी बातों को फ्लश करो, कभी कब्जियत नहीं होगी। अब पुरानी बातों को साथ में लेके चलोगे, कब्जियत होगी। एक छोटे से किस्से के साथ मैं आज अपने उसको अपन विराम देंगे। एक सर्कस में एक जोकर ने एक चुटकुला सुनाया, सब लोगों ने बहुत तालियां बजाई। इस जोकर ने उस चुटकुले को दोबारा सुनाया, कम तालियां बजी। इस जोकर ने तीसरी बार चुटकुला सुनाया, बिल्कुल तालियां नहीं बजी। तो उस जोकर ने कहा, जब एक खुशी की बात पे 3 बार हंस नहीं सकते तो एक दुख की बात में जीवन भर रोते क्यों। तो कब्जियत हम हर बार ये लेते कि है ना, मेरे को कब्जियत है, मेरे को ये नहीं पचता, मेरे को ये नहीं पचता, ये मेरा नहीं सुनता, वो मेरा नहीं सुनता। एक मानसिक बोझ लेके चलो, सबको माफ करो और आगे बढ़ो, आपको कभी कब्जियत नहीं होगी। आप सबसे बात करके बहुत अच्छा लगा और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि सबको संबल दे, बल दे और मानसिक कब्ज दूर करे। शारीरिक कब्ज तो अपने आप दूर हो जाएगी। आप लोग आए, आप दोनों ने अपने बहुमूल्य समय में से समय दिया, आप दोनों का बहुत बहुत साधुवाद। और ऐसे ही आपका समय मिलता रहेगा और इस सेशन को जितना बढ़ाएं बहुत अच्छे से करें। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद।